सबसे पहले 51 नंबर प्रश्न देखें तो यहाँ पर योग सूत्र के अध्यायों का सही क्रम चुनने के लिए कहा गया है। योग सूत्र के 4 अध्याय हैं, आपको पता है, जिनको पाद के रूप में बताया गया है। सबसे पहले समाधि पाद है। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको जो अरेंजमेंट दिया गया है उनको क्रमानुसार, आपको अगर पता है ऑलरेडी तो उनको रख लीजिए एग्जाम में, क्योंकि आप अगर ऐसा नहीं करेंगे, आप केवल दिमाग में सोच कर ये करेंगे तो आपको आता हुआ प्रश्न जो है आपका गलत हो सकता है। तो इन प्रश्नों को करने के लिए ट्रिक होती है। तो समाधि पाद लिखिए, फिर उसके बाद में साधन पाद लिखिए, दूसरा साधन पाद है। तीसरा कौन सा है? विभूति पाद, आप लोगों को अच्छे से पता है। चौथा जो है आपका कैवल्य पाद। यही है चारों का क्रम, कैवल्य पाद। इसके बाद अब जो है, अब क्या करना है, अब इनको एग्जामिनर ने किस टाइप से अरेंज किया है उन तरीकों को लिखिए। साधन पाद को क्या कहा है? ए कहा है, तो साधन पाद के आगे ए लिखिए। समाधि पाद को क्या बोला? सी बोला, तो सी लिखिए इसके आगे। विभूति पाद को क्या बोला? डी बोला, तो डी लिखिए। और कैवल्य पाद को क्या बोला? बी बोला, तो इसके आगे बी लिखिए। तो क्या बना आपका अरेंजमेंट है? सी ए डी बी, ये अरेंजमेंट है। तो अब ये जो है कहीं पर भी आपको मिलेगा वही आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा। तो ये दोस्तों सबसे सटीक तरीका है कि आपका 1% भी चांसेस नहीं होता गलत होने का। सारी गुंजाइश जो गलती की है वो सारी दूर हो जाती है। अदरवाइज कई बार हो जाती है गलतियां ना, सिंपल से सिंपल प्रश्न आपका आता हुआ भी आपका गलत हो जाता है। तो इसका क्या उत्तर निकला आपका? सी ए डी बी। इस तरीके से आपका ये प्रश्न ठीक हो गया। अगर इसमें आप लोगों को याद हो तो आप लोगों को सीक्वेंस में इनके सूत्र भी याद होने चाहिए, क्योंकि पिछली बार एग्जामिनर ने केवल अध्यायों के नाम पूछे हैं, तो अगली बार हो सकता है कि वह सूत्रों की संख्या पूछ ले। तो अगर सूत्रों की संख्या देखें, समाधि पाद में कितनी है? 51। आगे साधन पाद में 55, विभूति पाद में भी 55 और कैवल्य पाद में 34 सूत्र बताए गए हैं। ये ध्यान रखेंगे, टोटल सूत्रों की संख्या भी आपको पता होनी चाहिए। एक और एक्सेप्शन है दोस्तों, विभूति पाद में 56 सूत्र भी देखने को मिलते हैं। क्यों व कैसे? इस कारण से आपके योग सूत्र 195 अथवा 196 सूत्र हो जाते हैं। ये एक कंट्रोवर्सी है जिसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ये बहुत ही कम टीचर आपको बताएंगे। तो इस चीज को दोस्तों जरूर आप नोट करेंगे कि 196 सूत्र कैसे है, 195 कैसे है। मैंने जनरल इंट्रोडक्शन टू योगा सूत्रा माने योग परिचय की वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल रखी है, तो उसे आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। वहां पर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि 195 सूत्र कैसे है, 196 सूत्र कैसे हैं। उस चीज को आप आराम से ध्यान से समझेंगे, तब आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं इसी के साथ हम। नेक्स्ट है 52 नंबर प्रश्न। योग वासिष्ठ के अनुसार प्रश्न पूछा गया है। तो योग वासिष्ठ के अनुसार हमें अरेंजमेंट करना है। कहते हैं योग की निम्न अवस्थाओं को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। तो क्या करेंगे? वही तरीका अपनाएंगे सेम जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। तो योग की अवस्थाएं बताई गई है, वहां पर 7 अवस्थाएं बताई गई हैं। तो 7 अवस्थाएं कौन सी है उनको अच्छे से आपको पता होना चाहिए ऑलरेडी, तभी आप इनको अरेंजमेंट कर पाएंगे। सबसे पहले श्रवण, मनन और निधिध्यासन, ये तीनों तो एज इट इज ही दी गई है, जो कि वेदांत दर्शन की भी बताई गई है। उसके बाद में अगर आप देखें विलापिनी, ब्रह्मवित्त और परमात्म अनुभव, जिसे क्या बोला गया है? विज्ञानान घन परमात्मा। ये बात बोली गई है, विज्ञानान घन, विज्ञान घन परमात्मा माने विज्ञान से परिपूर्ण परमात्मा। और लास्ट में है तुर्यावस्था, तुर्यावस्था। इसके नाम क्या है? योग की अवस्थाएं बोली गई दोस्तों। इनको कितनी है? 7 बताई गई है। अब आपको ये भी ध्यान रखना है, योग की 7 भूमियां भी बताई गई योग वशिष्ठ में, जिसमें शुभेच्छा आदि जो आते हैं आपके, वो चीजें आ जाती हैं सारी की सारी। तो श्रवण सबसे पहले इनकी अरेंजमेंट कर लेंगे इसके अनुसार। तो श्रवण जो है डी पर बताया गया है आपका, मनन जो है बी कहा गया है, उसके बाद निधि ध्यासन ई को कहा गया है, विलापिनी ए को कहा गया है, ब्रह्मविद सी को कहा गया है, और विज्ञानान घन की अगर बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं दिया गया कोई, और तुरिया अवस्था भी आपको ऑप्शन नहीं दिया गया। आपसे पहले 5 ही पूछे गए हैं। तो सीक्वेंस क्या बनी? डी बी ई ए सी, ये सीक्वेंस बनी। अब डी बी ई ए सी आपको कहां पर दिखाई दे रहा है? वही आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस चीज को आप देखेंगे तो ये जो है आपको डी बी ई ए सी ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और आपका इस तरीके से ये प्रश्न भी राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे हम। 53 नंबर प्रश्न है, चित्त की अवस्थाएं बताई गई जिनको हम चित्त की भूमिया कहते हैं, उनको उचित क्रम में व्यवस्थित करना है।
कहाँ से है ये? योग दर्शन से प्रश्न पूछा गया है, जहां पर चित्त की भूमिया, अगर हम बात करें चित्त की भूमिया इन्हें कहा जाता है। ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, क्योंकि प्रश्न आ सकता है। चित्त की भूमिया कितनी है? 5 बताई गई हैं। कौन कौन सी है? क्रमानुसार याद रखेंगे। क्षिप्त, फिर मूढ़, फिर विक्षिप्त, फिर एकाग्र और फिर निरुद्ध। ये जो है अवस्थाएं बताई गई हैं। इनकी सीक्वेंस जरूर याद रखेंगे दोस्तों। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये पांचवी, 5 सीक्वेंस बताई गई। अब यहाँ पर आपसे प्रश्न अलग तरीके से पूछा गया है कि इनको अरेंज करना है, क्रमानुसार रखना है। तो विक्षिप्त को क्या बोला गया है? ए बोला गया है। तो विक्षिप्त क्या गया, आप क्या लिख देंगे? ए लिख देंगे। एकाग्र को क्या बोला गया? बी बोला गया। तो एकाग्र के आगे डी लिखेंगे। फिर और निरुद्ध बताइए, निरुद्ध के आगे सी लिखा गया, सी लिख देंगे। क्षिप्त के आगे क्या लिखा गया है? डी। तो मूड का ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, तो सीक्वेंस क्या बनी आपके पास? डी ए बी सी। ये सीक्वेंस यहां से निकल के आ रही है। ऐसे अरेंजमेंट करेंगे हम तो ये सीक्वेंस आ रही है डी ए बी सी। तो डी ए बी सी जहां पर भी है वही ऑप्शन आपका राइट होगा। तो आपको स्पष्ट दिख रहा है कि 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो तरीका होता है दोस्तों प्रश्नों को करने का एक, जिससे आपका कोई भी उत्तर गलत न हो, है ना। तो इस तरीके से करेंगे आपका प्रश्न बिल्कुल सटीक हो जाएगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 54 नंबर प्रश्न है, प्राणायाम के पूर्व अनुपालन हेतु गेरंड ऋषि द्वारा वर्णित निम्नलिखित अभ्यासों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। तो महर्षि गेरंड बता रहे हैं कि प्राणायाम से पहले 4 चीजें आपको करनी चाहिए। क्या क्या करनी चाहिए? 4 चीजें हैं। 4 में से सबसे पहले कहते हैं स्थान निर्णय करना चाहिए, फिर काल निर्णय करना चाहिए, काल निर्णय, काल का चयन, काल निर्णय करना है। उसके बाद में क्या करना है? स्थान, काल और फिर मिताहार का निर्णय करना है। और फिर लास्ट में क्या अवस्था है? नाड़ी शुद्धि। ये आपको करना है सीक्वेंस में, क्रमानुसार, क्योंकि अरेंजमेंट आपका बहुत जरूरी होता है, कंपलसरी होता है। तो इनके क्या सीक्वेंस है? पहले स्थान, दूसरा काल निर्णय, तीसरा मिताहार, चौथा नाड़ी शुद्धि। इनको याद कैसे रखेंगे? इनको याद रखने की सबसे अच्छी ट्रिक है दोस्तों, ये सकाम कर्म हम करते हैं ना, सकाम, सकाम शब्द को याद रख लेंगे। सकाम से से क्या हो गया? स्थान, का से क्या हो गया? काल, मैं से क्या हुआ? मिताहार, है ना। और नय से नाड़ी शुद्धि तो हो ही गया। सकाम है ही नहीं आगे नय कुछ, तो नाड़ी शुद्धि एक बचेगा, तो नाड़ी शुद्धि करना ही करना है प्राणायाम से पहले, ये तो हमें अच्छे से पता है। तो स्थान, काल, मिताहार, नाड़ी शुद्धि, ये क्रम हमें करने चाहिए। इनको अगर हम देखें, अरेंजमेंट क्या है इनकी, यहां पर स्थान को क्या बोला गया है? डी बोला गया। स्थान के आगे डी लिख देंगे। काल को क्या बोला गया? बी बोला गया, बी लिख देंगे। मिताहार को ए बोला गया है और नाड़ी शुद्धि को सी बोला गया है। तो डी बी ए सी, ये सीक्वेंस बनी है। ये ऑप्शन में है कहीं पर भी? डी बी ए सी, ये रहा ऑप्शन आपका, और पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, डी बी ए सी, राइट आंसर। और इसी के अनुसार हम आगे चलेंगे। तो ये दोस्तों याद रखने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक है, सकाम शब्द को याद रख लेंगे। सकाम से स्थान, से स्थान, का से काल, मैं से मिताहार और न से नाड़ी शुद्धि। नय शब्द इसमें है नहीं तो वो सबसे लास्ट में रहेगा। तो याद रखने का तरीका है दोस्तों, जिनको सूत्र याद ना हो, श्लोक याद ना हो, वो सबसे इजीएस्ट वे ये याद रख ले, तो आपका जो है प्रश्न आराम से क्लियर हो जाता है। ठीक है, अदरवाइज आप जो है कोशिश करें कि आप पूरे पूरे श्लोक को याद करें, तभी आपकी जो है बात बन पाएगी एग्जाम में। फिर नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? आगे है 55 प्रश्न। 55 नंबर प्रश्न है, जो बड़ी आंत के निम्नलिखित भागों को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों हम एनाटॉमी जो है हमेशा ही इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो इसलिए एनाटॉमी और साइकोलॉजी जैसे ये जो सब्जेक्ट है इंग्लिश के हैं, इंग्लिश भाषा इनकी मूल है। जैसे योग सूत्र है, इसकी मूल भाषा क्या है? संस्कृत है। तो इनको हम हिंदी अथवा संस्कृत से करें। और जो इंग्लिश वाले सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आपकी एनाटॉमी हुआ, आपका साइकोलॉजी हुआ, ऐसे जो सब्जेक्ट हैं जो इंग्लिश वाले, उनको हम इंग्लिश शब्दों के साथ करेंगे, तो इंग्लिश लैंग्वेज में करेंगे तो ज्यादा आसानी रहती है। तो इस प्रश्न को मैं इंग्लिश में चेंज कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये 55 नंबर प्रश्न जो है आपका इंग्लिश में कर दिया है मैंने। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 4 पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन के, इनको सीक्वेंस में रखना है। तो पहले तो लार्ज इंटेस्टाइन कहां से शुरू होती है? सीकम। तो सबसे पहले सीकम आया आपका। सीकम के बाद में जब आंत आपकी कैसे होती है, पहले तो आंत का डिजाइन देखेंगे। तो आंत जो होती है, जैसे मान लीजिए छोटी आंत है यहाँ तक, और छोटी आंत जो है यहाँ पर जाकर के आपकी एंड हो गई, है ना। इससे आगे फिर आपकी क्या है? बड़ी आंत शुरू हो जाती है। यहाँ से बड़ी आंत जो है लगभग यहाँ से शुरू हो जाती है, इस प्रकार से ऊपर चढ़ती हुई, और फिर यहाँ से साइड में ऐसे आती है बड़ी आंत आती हुई,
फिर यहाँ पर नीचे आती है इस प्रकार से, और नीचे आती हुई यहाँ पर आकर के और इस प्रकार से आपके जो है एनएस में तब्दील हो जाती है, यहाँ से मल निकालते हैं। तो मानिए छोटी आंत जो है, यहाँ से छोटी आंत से ये जो है बड़ी आंत जुड़ी रहती है इस जगह से, ठीक है। और यहीं पर आपका क्या पाया जाता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स यहाँ पर लटका रहता है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है यहाँ से जुड़ा हुआ लटका रहता है, अपेंडिक्स जिसको हम बोलते हैं। अपेंडिक्स जो है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है लटका रहता है, ठीक है। वो किससे जुड़ा रहता है, बड़ी आंत के सीकम पार्ट से जुड़ा रहता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है फ्यूचर में कि सीकम से क्या जुड़ा रहता है ना। तो अपेंडिक्स जो होता है सीकम से जुड़ा रहता है, ठीक है। तो अब दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आंत के नाम हो गए, क्या क्या नाम हुए। सबसे पहले तो इसको आपने क्या दिया, सीकम नाम दिया, CECUM, सीकम नाम दे दिया। उसके बाद में ये जो आंत है आपकी ऊपर की तरफ चल रही है, तो ऊपर चढ़ने को क्या बोलते हैं, असेंडिंग बोलते हैं। असेंडिंग कोलन हो गई। ये ऐसे है तो इसको हम ट्रांसवर्स कोलन बोलते हैं, ट्रांसवर्स कोलन बोलते हैं, ठीक है। ये भी हो गया। ये नीचे की तरफ जा रही है तो इसको क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग बोलते हैं, डिसेंडिंग कोलन हो गया। और आगे फिर आपका क्या आता है, डिसेंडिंग कोलन के बाद में आएगा आपका सिग्मोइड कोलन। ये एस की शेप में बन गया तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मोइड कोलन, सिग्मोइड कोलन, ठीक है। ये भी हो गया सिग्मोइड कोलन। उसके बाद में क्या आता है, सिग्मोइड कोलन के बाद में आता है आपका रेक्टम, जहां पर आपका मल इकट्ठा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मल आशय बोलते हैं। मल का स्थान, मल आशय, यहाँ पर आपका मल 24 आवर यहीं पर इकट्ठा होता रहता है, तो क्या बोलते हैं, रेक्टम। रेक्टम के बाद में बचता है एनल कैनल, की एनल जो एनएस है उसकी कैनाल एक पाइप बच जाती है, और फिर लास्ट में एनएस बचता है आपका। यही है आपका सारा का सार बड़ी आंत का। तो इसको मैं क्रमानुसार रख दूंगा तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले क्या हो, सीकम, सीकम के बाद में असेंडिंग कोलन आया, असेंडिंग कोलन आया, असेंडिंग के बाद में ट्रांसवर्स आया। इन शॉर्ट लिख रहा हूं मैं, तो आप आशा करता हूं आप समझ जाएंगे क्योंकि चार्ट मैंने बना दिया। तो इसके बाद में आपको इजिली ट्रांसवर्स आया, फिर उसके बाद में डिसेंडिंग कोलन आया, डिसेंडिंग कोलन। उसके बाद में सिग्मोइड कोलन आया, सिग्मोइड कोलन। फिर आपका रेक्टम वर्ड आया, रेक्टम। और फिर एनल कैनल आया, एनल कैनाल। और सबसे बाद लास्ट में एनएस आता है, ठीक है। अब इनके सभी के नाम लिखने की हमसे क्या क्या पूछा गया है। तो सीकम जो है, सीकम किसका नाम दिया गया है, सीकम जो है सी को कहा जा रहा है, सी मतलब सीकम, ओके। फिर एनल कैनल कहां पर है, डी कहा गया, इसे डी लिख देंगे। और क्या पूछा है, रेक्टम, डी कहा गया है रेक्टम को। यहाँ आप एग्जामिनर ने क्या कहा है वो वर्ड मैं इनके आगे लिख रहा हूं। उसके बाद में और क्या बच गया आपका, कोलन। कोलन जो है, कोलन आपकी पूरी की पूरी ये पार्ट जो है, असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन और सिग्मोइड कोलन, इसको हम क्या बोलते हैं, कोलन बोलते हैं। इसको क्या कहा, ए, ठीक है। तो क्या बन गई, CABD, CABD, ये जो है आपका आंसर बन गया, CABD। ये कहां पर है ऑप्शन, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 है। तो इसका मतलब ये है कि आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो पूरी तरह से एक्यूरेट हो जाएगा। इस प्रश्न का जो उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो इस चीज को दोस्तों समझना है ना। अगर आपको चार्ट समझ में आ गया तो आपका उत्तर इजिली क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने पूरी पूरी एनाटॉमी आपको इसी तरीके से इजी लैंग्वेज में बताई हुई है। हिंदी लैंग्वेज मैंने यूज किया है एनाटॉमी को समझाने के लिए। तो हिंदी और इंग्लिश जो भी विद्यार्थी है सभी इस चीज को समझ जाएंगे एनाटॉमी की। तो ऐसे ही अपने को एनाटॉमी के प्रश्न सोल्व करने हैं हर बार। जब कॉन्सेप्ट क्लियर तो प्रश्न कैसा भी आए हम सभी के सभी प्रश्नों को क्लियर कर देंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इसका हिंदी वर्जन देखते हैं फिर से। तो प्रश्न था, बड़ी आंत के निम्नलिखित भागों को उचित क्रम में लिखें। तो ऑप्शन अपना क्या मिला, CABD, जिसके अनुसार अगर इनको लिखें तो अंधांतर, जैसे ये हिंदी में वर्ड है, ये बहुत से कम विद्यार्थियों को पता होगा, है ना। अंधांतर आदि ये जो वर्ड है इनको अरेंज कर लेंगे और हमारा जो ऑप्शन है इसका क्या हुआ, 3 नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज को दोस्तों ध्यान रखेंगे, 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 56 नंबर प्रश्न पर। कहा गया है, निर्माण के आधार पर निम्नलिखित धातुओं को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। तो धातुएं होती हैं आयुर्वेद में कितनी मानी जाती है, 8 धातुएं या 7 धातुएं। इसको कमेंट करके बताएंगे, 7 धातुएं होती हैं 8 धातुएं। मैं समझ जाऊंगा कि आप वीडियो देख रहे हैं। आयुर्वेद में वैसे मैं बता देता हूं आपको, कमेंट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। 7 धातुएं होती हैं आयुर्वेद में, सप्त धातु, ठीक है। 8वीं धातु फिर कौन सी होती है, कहीं कहीं पर 8वीं धातु भी नाम दिया जाता है। तो पहले 7 को देखते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले भोजन खाते हैं तो रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रस रक्त। मांस, फिर मेद, फिर अस्थि, फिर मज्जा और फिर शुक्र। ये कितनी हो गई, गिनेंगे इनको एक से,
1 2 3 4 5 6 और 7। अब पुरुष में शुक्र बनता है, उसी को स्त्रियों में क्या बोलते हैं, हम रज बोलते हैं। ठीक है, तो ये 7 धातुएं हुई आपकी। इनके अलावा 8वीं जो धातु है आपकी, वो जो कहते उसको कहते हैं ओज, अष्टमी धातु। परंतु आयुर्वेद में इन 7 धातुओं का ही कॉन्सेप्ट है, कहते 7 ही मुख्य धातुएं होती हैं, 7 धातुएं होती है। ओज को 7 धातुओं के अंतर्गत नहीं रखा गया। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि 7 धातुओं में किसे नहीं रखा गया, तो ओज को 7 में नहीं रखा गया है। तो ओज को कहां रखा गया, 8वीं धातु के रूप में जाना जाता है ओज को, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इनका अरेंजमेंट हमें देखना है कि क्या क्या अरेंजमेंट है इनका। तो मेद को क्या कहा गया है, ऑप्शन के अनुसार ए बोला गया, तो इसके आगे ए लिख देंगे हम समझने के लिए। अस्थि को बी कहा गया है, तो अस्थि के आगे बी लिख देंगे। मज्जा को ई कहा गया है और मांस को सी कहा गया है। आगे रक्त को डी कहा गया है। ठीक है, आपके पास 5 ऑप्शन थे, पांचों को अरेंज कर लिया हमने, डी सी ए बी ई, यही क्रम है। निर्माण क्रम माने निर्माण ऐसे होता है, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, फिर शुक्र। डी सी ए बी ई, जहां पर भी ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। डी सी ए बी ई, हमें ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ मिलता है और यही हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी सी ए बी ई, ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो आगे चलते हैं फिर। बिल्कुल इजी है दोस्तों, इसी तरीके से हमें सारे प्रश्न करने हैं। नेक्स्ट है 57 नंबर प्रश्न। ऊपर से शुरू करते हुए प्राणिक शरीर के सही क्रम को चुनिए। ऊपर से शुरू करना है। हमारे शरीर में कहते हैं कि 5 प्राण होते हैं। कितने होते हैं, 5 प्राण। ठीक है, 5 प्राण कौन कौन से हैं, पहले नाम लिख देता हूं मैं। प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान, यही 5 प्राण है। परंतु ये क्रमानुसार नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। और 5 उप प्राण कहे जाते हैं, 5 उप प्राण। क्योंकि कल को आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है इतना मात्र कि बताइए कि 5 मुख्य प्राणों में कौन से 5 उप प्राण है, या 5 उप प्राणों में कौन से 5 मुख्य प्राण है ना। तो प्रश्न पूछा जा सकता है एक्सेप्शन, कि आपको आ जाएंगे 4 दे देंगे ऑप्शन, उनमें से कहेंगे कि इनमें से उप प्राण छांटिए या इनमें से मुख्य प्राण छांटिए, तो आप इजिली सोल्व कर देंगे। उप प्राण कौन से हैं, नाग, कूरम, क्रिकल, देवदत्त और धनंजय, ये जो है आपकी 5 उप प्राण हुए। अब आपके लिए प्रश्न था कि मुख्य और गौण प्राण, इनको गौण प्राण भी हम कहते हैं, इनको गौण प्राण कहते हैं, माने उप मुख्य। ठीक है, और इन 5 प्राणों को हम मुख्य प्राण कहते हैं, माने मुख्य प्रमुख प्राण। ठीक है, अब इनके हम क्या देखते हैं, इनके अरेंजमेंट देखते हैं। कहां से कहा इन्होंने, कहते ऊपर से शुरू करते हुए, माने शरीर में अगर प्राणिक शरीर का है, कहते शरीर है, मान लीजिए आपका शरीर एक है। अब इनके हम सभी प्राणों के स्थान देखेंगे। सबसे पहले उदान का स्थान कहां बताया गया है, उदान का स्थान बताया जाता है कंठ अथवा सभी ज्ञानेंद्रियों में। प्राण का स्थान कहां बताया जाता है, हृदय प्रदेश, नासिका से हृदय। अपान का स्थान गुदा मंडल में बताया जाता है। समान जो है नाभि में, मतलब जठराग्नि का कार्य है इसका मेन। व्यान जो है संपूर्ण शरीर में बताया जाता है। ठीक है, अब इनका ऊपर से नीचे तक देखना है, तो सबसे ऊपर वाला अंग कौन सा है, कंठ है, तो उदान सबसे ऊपर रहेगा। ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में हृदय मतलब प्राण आएगा आपका। उसके बाद में जो है क्या आएगा, नाभि समान आएगा आपका। और फिर उसके बाद में क्या आएगा, नाभि से नीचे गुदा मतलब अपान होता है। ठीक है, और व्यान तो सर्व शरीरगत होता है, ये व्यान का हमें ऑप्शन भी नहीं पूछा गया, इन्होंने पूछा भी नहीं है व्यान से। तो हमसे क्या प्रश्न बनेगा, इसी को हमें अरेंज करना है। उदान को क्या कहा गया इन्होंने, बी कहा। प्राण को क्या कहा, ए कहा। समान को क्या कहा, डी कहा। और अपान को क्या कहा, सी कहा। बी ए डी सी, ये सीक्वेंस है, बी ए डी सी। बी ए डी सी कहां पर है, ऑप्शन नंबर 2 में। तो इसी तरीके से हमारा ऑप्शन जो है 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न के लिए उत्तर हो जाएगा। तो क्लियर दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं 58 नंबर प्रश्न। लघु संख प्रक्षालन विधि के निम्नलिखित आसनों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले दोस्तों ये संख प्रक्षालन का विधि जो है कहाँ बताई गई है, गेरंट संहिता में बताई गई है। ठीक है, गेरंट संहिता में वारी सार धोती को हम संख प्रक्षालन कहते हैं, वारी सार धोती को। ठीक है, ये याद रखना है, वारी सार धोती इज इक्वल टू संख प्रक्षालन। अब महर्षि गेरंड जो है संख प्रक्षालन के लिए कोई आसन नहीं बताते, वो कहते हैं कि आप पानी पीजिए, पूरा गले तक पूरा भर लीजिए और उसको फिर गुदा भाग से निकाल दीजिए, आपका संख प्रक्षालन माने वारीसार धोती हो गया। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम कितना भी पानी पी लीजिए, पी लें, क्या हमारे गुदा से भाग निकल जाएगा पानी, नहीं। तो उसके लिए फिर एक हमारे आधुनिक सत्यानंद सरस्वती जी हुए,
नंद सरस्वती, सत्यानंद सरस्वती। तो इन्होंने 5 आसन बताए हैं। 5 आसन किसके लिए, किसके लिए बताए? लघु शंख प्रक्षालन के लिए, ये ध्यान रखेंगे। लघु शंख प्रक्षालन के लिए इन्होंने 5 आसन बताए सत्यानंद सरस्वती ने, क्योंकि कल को प्रश्न पूछा जा सकता है कि शंख प्रक्षालन के 5 आसन किसने बताए हैं? सत्यानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, अब कहाँ बताए? गेरंड संहिता का जब भाष्य हुआ, मतलब उनके बाद गेरंड संहिता पर जब भाष्य लिखा गया, तो उसमें सत्यानंद सरस्वती ने बताया अपनी भाषा में, कहते 5 आसन कर लेंगे तो आपकी बारी सर्दोत्ती हो जाएगी, जिसे हम लघु शंख प्रक्षालन यहाँ कह रहे हैं। तो इस क्रम में अगर हम देखें तो सबसे पहले आसन कौन सा करने के लिए कहा गया है? कहते हैं सबसे पहले ताड़ासन। ये तो आपको पता ही होना चाहिए, व्यवहारिक अगर आप योग के विद्यार्थी हो तो कॉमन चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर तिर्यक ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। उसके बाद में कटी चक्रासन, और उसके बाद में आपका तिर्यक भुजंगासन, तिर्यक भुजंगासन। और अंत में आपका उद्राकर्षण आसन, उद्राकर्षण आसन। तो अब इन पांचों आसनों के लिए हम अरेंजमेंट देखेंगे क्या हो सकता है हमारा। ताड़ासन के लिए क्या वर्ड यूज हुआ? बी लिख देंगे। तिर्यक ताड़ासन के लिए ई हुआ यूज। फिर कटी चक्रासन के लिए क्या यूज हुआ? ए। कटी चक्रासन के लिए ए। तिर्यक भुजंगासन के लिए क्या यूज हुआ? सी लिख देंगे। उद्राकर्षण के लिए क्या हुआ? डी। ओके, तो सीक्वेंस क्या बनी अपनी? बी ई ए सी डी। ये कहां पर मिल रहा है आपको? बी ई ए सी डी आपको ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है। तो ये आपका जो है ऑप्शन इस प्रश्न के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों ये अप्रोच आपको रखनी है, जिससे कि आपको सारे प्रश्न एक ही बार में क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 59 नंबर प्रश्न। शिक्षण के चरणों के सही क्रम की पहचान करें। कहते शिक्षण के क्रम जो है हम एक तरीके से पढ़ाते हैं। अभ्यास जो है, योगाभ्यास एक तरीके से पढ़ाते हैं, कभी भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी पहले करवा दिया। तो तरीके से करवाते हैं, उसके चरण क्रम सही से बताने हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो क्या आता है हमारा? सबसे पहले संधिगत व्यायाम। हम जो है सूक्ष्म व्यायाम करवाते हैं, संधियों के व्यायाम करवाते हैं, संधिगत व्यायाम करवाते हैं हम सबसे पहले, संधिगत व्यायाम। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करवाते हैं? उसके बाद में शिक्षण देते हैं, शिक्षा देते हैं, है ना, कुछ शिक्षाएं देते हैं, शिक्षण। और उसके बाद में अगर देखें तो अभ्यास करवाया जाता है उनको, मूल अभ्यास, है ना, कि शिक्षण अभ्यास से पहले जैसे सूर्य नमस्कार करना है, ताड़ासन करना है, तो उससे पहले हमने बताया कि ऐसे ऐसे ये विधि होगी, शिक्षा दे दी। अब उनको प्रैक्टिकल करवाएंगे, हम अभ्यास करवाएंगे। और अभ्यास करवाने के बाद में, है ना, और उसी के साथ साथ मन बहलाव, मन तो मनोरंजन उनका करेंगे हम, मन बहलाव, कुछ नई नई बातें, या हास्यासन सबसे लास्ट में उनको करवा देते हैं, या शवासन आदि बहलाव ये कर देते हैं, मन बहलाव, मनोरंजन आदि, तालियां वगैरह बजवा देते हैं, ये करते हैं। तो इनका अरेंजमेंट कैसे हो जाए? संधिगत व्यायाम माने बी, शिक्षण का मतलब ए, अभ्यास का मतलब सी, मन बहलाव का मतलब डी। ठीक है, इसको अरेंजमेंट कर देंगे, बी ए सी डी आपका ऑप्शन होना चाहिए। बी ए सी डी आपका 2 नंबर ऑप्शन है, तो ये आपका एक ही बार में, एक ही झटके में प्रश्न क्लियर हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट। 60 नंबर प्रश्न है, योग प्रशिक्षण में प्रस्तुतिकरण के सही क्रम की पहचान करें। योग प्रशिक्षण जब हम देते हैं, प्रशिक्षा योग सिखाते हैं किसी को, तो उसका क्रम क्या होगा? प्रस्तुतिकरण, उसका डेमोन्स्ट्रेट करेंगे तो क्या होगा उसका क्रम जो है? कहते हैं सबसे पहले हम योग का कोई भी जो सब्जेक्ट है, कोई भी प्रैक्टिकल आसन आदि करवाना, तो उसका हम स्पष्टीकरण करेंगे, कि पढ़ाएंगे उनको, एक तरह से शिक्षण देंगे कि आपको ऐसे ऐसे करना है, ये करना है, इसके ये फायदे है, ये नुकसान है, उस पर स्पष्टीकरण करेंगे हम, स्पष्टीकरण, कि हम ये इसलिए अभ्यास करने जा रहे हैं आज का। ठीक, स्पष्टीकरण करेंगे। उसके बाद में फिर उनको हम करके दिखाएंगे, है ना, मतलब प्रदर्शन करेंगे कि सूर्य नमस्कार देखो ऐसे ऐसे होगा, ये पहले ये करेंगे, दूसरा ये करेंगे, ऐसे ऐसे करके दिखाएंगे उनको, ताकि पहले देखिए आप, फिर मुझे देख करके करना। ऐसा ही करते हैं हम अभ्यास करवाते सही। फिर उसके बाद में थर्ड ऑप्शन जो है, थर्ड में क्या करेंगे हम? जो है उनसे बात करेंगे, प्रदर्शन हो गया, उनसे प्रैक्टिकली करवा लिया, उसके बाद में चर्चा करेंगे, है ना, उनको भी अभ्यास करवा दिया, चर्चा हो गई। ठीक है, डिस्कस हुआ कि आपने कैसा लगा, आपको कैसा नहीं, है ना, क्या क्या हुआ। फिर उसके बाद में जब चर्चा होगी तो हम फिर मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन माने उनको हम एग्जामिन करते हैं कि कितना कौन अच्छा कर रहा है, कौन अच्छा नहीं किया, या किसको कैसा कैसा लगा उसके अभ्यास करने के बाद में, तो मूल्यांकन करते हैं। तो ये 4 आपके सीक्वेंस हो जाएंगे यहाँ पर, इन सीक्वेंस को याद रख लेंगे। तो सबसे पहले स्पष्टीकरण, इनको अरेंजमेंट कर लेंगे। स्पष्टीकरण के लिए क्या वर्ड यूज हुआ? सी यूज हुआ। प्रदर्शन के लिए ए वर्ड यूज हुआ। चर्चा के लिए डी। और मूल्यांकन के लिए बी। सी ए डी
बी, ये वर्ड इसके लिए यूज हुआ। तो CADB ये जो ऑप्शन है हमारा, थर्ड जो ऑप्शन है, ये बिल्कुल हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा और इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ में आपका ये पार्ट भी समाप्त हुआ। नेक्स्ट पार्ट पर चलेंगे। धन्यवाद सभी का। थैंक यू टू ऑल।